Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the dark reaction of photosynthesis. Dark reaction of photosynthesis जो है इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं और कैल्विन साइकिल के अलावा इसके और भी जो है वो नेम्स यूज़ होते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको जो वो C3 साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो पहला स्टेबल कंपाउंड डेवलप होता है इसमें वो जो है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ होने वाला नेम है डार्क रिएक्शन यूज़ होता है। उसके अलावा जो है वो समटाइम कैल्विन साइकिल भी जो है वो यूज़ होता है। कैल्विन साइकिल बेसिकली इसलिए यूज़ होता है बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन और उसके साथ उसके जो वो कोवर्कर्स थे इन 1961। ये 1961 में जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट थे मेल्विन कैल्विन और उसकी टीम जो है वो उन्होंने डिस्कवर किया था, जिसकी बेस पे मेल्विन कैल्विन को 1961 में जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो अवार्ड किया गया। कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन जो है ये बेसिकली स्टार्ट होता है जब लाइट रिएक्शन जो है उसके रिज़ल्ट में ATP और NADPH जो है उनकी एक सफिशिएंट अमाउंट जो है वो सेल्स के अंदर मौजूद होती है। बेसिकली जो डार्क रिएक्शन है इसको हम डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको लाइट रिक्वायर नहीं होती। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये रात के टाइम होता है। डार्क रिएक्शन बेसिकली जो है वो दिन के टाइम ही होता है लेकिन इसको लाइट रिक्वायर नहीं होती, इसलिए हम इसको जो है वो डार्क रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन जब सुबह सनलाइट जो है वो अपीयर होती है तो प्लांट्स जो है वो लाइट रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़े टाइम के बाद जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ATP और NADPH जो है वो सेल्स के अंदर डेवलप हो जाती है तो फिर डार्क रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद पूरा दिन लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों जो है वो कैरी आउट होते रहते हैं साइड बाय साइड। इवनिंग में जब सन सेट होता है तो उसके बाद जो है वो पहले लाइट रिएक्शन जो वो स्टॉप हो जाता है। लाइट रिएक्शन के स्टॉप होने के बाद जब तक ATP और NADPH मौजूद हैं डार्क रिएक्शन चलता रहता है और फिर जब लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स ATP और NADPH हैं जब वो ख़त्म हो जाती हैं या इनसफिशिएंट हो जाती हैं तो फिर डार्क रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो अगेन दोबारा से इसी तरह से ये दोनों प्रोसेस जो है वो चलते हैं, पहले लाइट रिएक्शन फिर जो है वो डार्क रिएक्शन। पहले हम जो है वो डार्क रिएक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनकी जो है वो डिटेल स्टडी करेंगे। डार्क रिएक्शन बेसिकली जो है ये जो है वो स्ट्रोमा के अंदर जो है वो कैरी आउट होता है। लाइट रिएक्शन जो था वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होता था लेकिन इसके लिए जो सारा सेटअप और एंजाइम्स हैं वो स्ट्रोमा के अंदर मौजूद हैं। डार्क रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा के अंदर जो है वो कैरी आउट होता है। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करती है सबसे पहले एक 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड RUBP। RUBP स्टैंड्स फॉर रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ये बेसिकली एक 5 कार्बन कंपाउंड है। ये कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 कार्बन कंपाउंड है। 5 कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हैं और इसके साथ यहाँ पे एंड पे जो है वो फॉस्फेट अटैच है, P फॉर फॉस्फेट। इधर भी अटैच है फॉस्फेट और उधर भी अटैच है। इसको हम 1,5 रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट भी कह सकते हैं और इसको हम सिंपली रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट भी कह सकते हैं। कार्बन 1 और कार्बन 5 के ऊपर जो इसमें फॉस्फेट अटैच है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये 5 कार्बन कंपाउंड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक सिंगल कार्बन इसके अंदर मौजूद होता है। अगर ये 5 कार्बन और ये एक सिंगल कार्बन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें तो इन दोनों के रिएक्शन के रिजल्ट में जो है वो एक 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो डेवलप होना चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कंपाउंड जो है एक 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो इसमें डेवलप होता है लेकिन ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। इसको हम जो है प्रॉपरली यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। ये जस्ट एक इमेजिनेशन के तौर पे जो आप अपने माइंड में रखें
कि यहाँ पे एक 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो डेवलप होता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो फ़ौरन से जो वो सेंटर से ब्रेक हो जाता है और हर जो है वो जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो जब ब्रेक होता है तो उससे 2-3 कार्बन कंपाउंड जो बन जाते हैं। बेसिकली हम रिएक्शन को जो है वो बैलेंस रखने के लिए हम यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं RuBp के, और इसी तरह से 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के। आपने जो है वो नंबर ऑफ कार्बन्स को माइंड में रखना है। ये 5 कार्बन कंपाउंड है और इसके 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 5 3 15 कार्बन एटम यहाँ हो जाएंगे और 3 कार्बन एटम यहाँ हो जाएंगे, तो ये 18 कार्बन एटम्स है हमारे पास। तो अगर फॉर एग्जांपल ये जो है वो स्टेबल कंपाउंड होता तो ये जो है वो इसके 3 मॉलिक्यूल्स जो है वो डेवलप होते, लेकिन चूंकि ये अनस्टेबल था लिहाजा ये जो है वो ब्रेक हो जाता है, और इसके ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे जो 3 कार्बन कंपाउंड डेवलप होता है उसके 6 मॉलिक्यूल्स जो है वो डेवलप होते हैं, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है। सो 3 6 18, सो हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो 18 हमने जो है वो कैरी करने हैं। सो ये जो कंपाउंड यहाँ पे डेवलप होता है दैट इज हैविंग phosphate at carbon number 3, so this one is 3-phosphoglycerate। सो यहाँ पे 3-phosphoglycerate जो है ये पहला स्टेबल कंपाउंड डेवलप होता है, लिहाजा हम इस साइकिल को जो है वो C3 साइकिल भी कहते हैं। उसके बाद ये जो 3-phosphoglycerate है ये फिर जो है वो फर्दर आगे रिड्यूस होता है। ये 3-phosphoglycerate से 1,3-bis-phosphoglycerate में जो है वो कन्वर्ट होता है, मीन कि इसके पहले कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है वो फॉस्फेट अटैच था, तो अब इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी जो है वो फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। और ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा, ये 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे 6 ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज होंगे और इनकी जो एनर्जी है वो प्लस इनके जो फॉस्फेट्स हैं वो इधर जो है वो ऐड हो जाएंगे। सो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा दिस इज कॉल्ड 1,3-bis-phosphoglycerate। सो पहले स्टेप में ये 3-phosphoglycerate जो है वो 1,3-bis-phosphoglycerate में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो 1,3-bis-phosphoglycerate है ये फर्दर आगे जो है वो रिड्यूस हो जाता है into glyceraldehyde 3-phosphate। सो ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज कॉल्ड glyceraldehyde 3-phosphate, और इसको हम G3P भी एब्रीवेट कर लेते हैं। G3P और ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate, ये बेसिकली 6 मॉलिक्यूल थे तो ये भी 6 मॉलिक्यूल हैं, और इस तरह से ये भी जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो रिड्यूस हुआ है इस स्टेप में यहाँ पे NADPH जो है जो लाइट रिएक्शन में बने थे वो यूज़ होंगे, यहाँ ATP यूज़ हुए, यहाँ NADPH यूज़ होंगे। सो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल जो है इन्होंने 6 NADPH मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज़ किए और इसके रिज़ल्ट में 6 NADP जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में रह गए। प्लस यहाँ पे फॉस्फेट जो है, चूँकि यहाँ पे जो है वो बिस फॉस्फेट था, 2 फॉस्फेट थे हर मॉलिक्यूल पे, तो यहाँ चूँकि एक है तो एक फॉस्फेट भी हर मॉलिक्यूल से निकलेगा। सो 6 मॉलिक्यूल थे तो 6 जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में ये यहाँ पे जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। सो इस तरह से जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड रिड्यूस होकर ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो 6 जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें से एक G3P यहाँ पे जो है वो सेपरेट हो जाएगा, साइकिल से जो है वो बाहर चला जाएगा, दिस वन। जबकि जो बाकी रिमेनिंग 5 मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। सो दीज आर 5 G3P molecules।
6 में से एक हमारे पास जो है वो सर्कल से बाहर चला गया साइकिल से, और बाकी 5 जो है वो हमारे पास ये आ गए। ये जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्चुअली 5 3 15 कार्बन एटम्स हैं। ये जो है वो पहले स्टेप में कन्वर्ट होते हैं एक 5 कार्बन कंपाउंड में, और इसके जो वो 3 मॉलिक्यूल जो है वो डेवलप होते हैं। ये 5 3 15 थे, ये 3 5 15 हैं, और इसको हम कहते हैं RUP, रिब्यूलोज फॉस्फेट। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड RUP। ये जो है वो इसके यहाँ पे एक एंड पे जो फॉस्फेट मौजूद है, और इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं 5 कार्बन रिब्यूलोज फॉस्फेट, ये फिर फर्दर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं रिब्यूलोज बिस फॉस्फेट में, और यहाँ पे 3 जो है ATP मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं। इनसे जो 3 ADP यहाँ पे रिलीज़ होंगे, और इनके जो फॉस्फेट हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे, और ये जो है वो रिब्यूलोज फॉस्फेट से रिब्यूलोज बिस फॉस्फेट में जो वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये है ओवरऑल डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल, जिसमें जो है वो हम कहते थे कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है वो बनते हैं। सो हमारे पास इस पूरे साइकिल में क्या हुआ कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो वो यूज़ हुए थे, और 3 कार्बन एटम जो थे जो कि बेसिकली इनऑर्गेनिक फॉर्म में थे, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में आए, और उसके रिजल्ट में हमारे पास ये एक 3 कार्बन कंपाउंड हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो एट दी एंड नेट रिजल्ट मिला। एक साइकिल में एक मॉलिक्यूल जो है वो G3P का रिलीज़ होगा, जबकि दूसरे साइकिल में एक और जब रिलीज़ होगा तो ये जो है वो 3 कार्बन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो आपस में कंबाइन होकर 2x होके, तो ये जो है एक 6 कार्बन कंपाउंड, या हम कहते हैं कि ये ग्लूकोज में जो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट है जो है वो दो साइकिल्स की, 2 डार्क रिएक्शन की। सो ये तो हमने सारे इसके स्टेप्स जो है वो गो थ्रू कर लिए। अब हम देखते हैं कि इन स्टेप्स में जो है वो कौन कौन से मेजर जो है वो प्रोसेस परफॉर्म हुए। बेसिकली डार्क रिएक्शन को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो पहला स्टेप है उसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। दूसरा स्टेप जो है उसको हम कहते हैं रिडक्शन, और तीसरा जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। और किस चीज़ की रीजनरेशन है? ये रीजनरेशन ऑफ RUBP। सो पहला स्टेप जो है इसको हम कहते हैं CO2 फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली जो है ये एक इनऑर्गेनिक जो है वो कंपाउंड है, और RUBP के साथ ये जब रिएक्ट करती है तो यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं रुबिस्को, RUBISO, रुबिस्को। रुबिस्को किस चीज़ का एब्रिविएशन है? रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है ये RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में कंबाइन करता है, जिससे एक अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जो ब्रेक होके तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो रुबिस्को है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और ये जो है वो आप कह सकते हैं कि जो है वो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है, या सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो है वो इसको हम प्रोटीन भी कह सकते हैं। सो रुबिस्को जो है वो RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाता है, और उसके रिजल्ट में ये इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो आप कह सकते हैं कि जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना, दिस इज़ एक्चुअली दी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। सो इसको हम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। और ये जो पहला स्टेप है CO2 फिक्सेशन, सो यहाँ पे CO2 फिक्सेशन हुई इस स्टेप में। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है नेक्स्ट दैट इज़ रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होती है कि ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है ये एनर्जी पुअर कंपाउंड है कंपैरेटिवली, और ये ATP की एनर्जी और NADH की एनर्जी को यूटिलाइज करके तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है जो कि एक एनर्जी रिच कंपाउंड है। सो यहाँ से हम डिवीजन कर लेते हैं। अब ये जो स्टेप है दिस इज़ दी रिडक्शन।
सो ये सेकंड जो है वो मेजर रिएक्शन है जो कि कैल्विन साइकिल के अंदर या डार्क रिएक्शन के अंदर होता है। CO2 फिक्सेशन के बाद फिर रिडक्शन होती है, और रिडक्शन के बाद जो है वो ये जो 5 G3P मालिक्यूल्स थे ये रीअरेंज होते हैं और फिर अल्टीमेटली जो है वो 3 RuBP मालिक्यूल्स जो बना देते हैं। सो इस स्टेप को हम कहते हैं रीजनरेशन। ये जो है वो 3 मेन जो है वो प्रोसेस हैं जो कि इस कैल्विन साइकिल के अंदर या डार्क रिएक्शन के अंदर होते हैं, और इस रिएक्शन की जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हर जो साइकिल है उसके एंड पे हमें एक G3P मालिक्यूल जो है वो मिलता है। और ये जो G3P मालिक्यूल हैं, 2 साइकिल के एंड पे 2 G3P जो वो आपस में रिएक्ट करके तो ग्लूकोज मालिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज कर देते हैं। सो यूँ हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होके ऑर्गेनिक हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में जो मालिक्यूल आ जाते हैं। सो यूँ जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है डार्क रिएक्शन की जो है वो एंड पे। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको जो है वो ये डार्क रिएक्शन से रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जो है वो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।